नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम समझने वाले हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। फ्रेंड्स, प्रतिरोध तो हमने पहले भी पढ़ा है। ये आंतरिक शब्द लगाकर ये क्या नई चीज हमको परोस रहे हैं, तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम जिस प्रतिरोध को इसके पहले तक जानते हैं, उस प्रतिरोध की डेफिनेशन थी किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में या आवेश प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो आपने यदि किसी परिपथ में सेल लगाया, ये सेल है, इस सेल को यदि हमने किसी परिपथ में लगाया तो ये सेल के कारण उस परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो वो जो परिपथ है वो उस धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालेगा वो उस परिपथ का, उस चालक का प्रतिरोध। अब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो फ्रेंड्स, ये आंतरिक प्रतिरोध का उस बाहर वाले परिपथ से संबंध नहीं है। इस आंतरिक प्रतिरोध का संबंध सेल के अंदर से है, इसलिए इसका नाम है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल के अंदर से संबंध क्या है? तो देखिए, सेल के अंदर होता क्या है। जब हमने सेल के अंदर झांक कर देखा तो हमको पता चला कि सेल बना कैसे था। तो इसमें ये एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर धातु की दो छड़ होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसमें हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मानते हैं। जैसे यहाँ संकेत में ये वाला जो बड़ा वाला भाग है पॉजिटिव माना जाता है, इसको उच्च विभव पर रखते हैं, और नेगेटिव ये छोटा वाला होता है, ये निम्न विभव पर होता है। तो ऐसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इसके अंदर भरा होता है ये विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य एक द्रव है जो कि चालक द्रव है। चालक द्रव मतलब इसके अंदर धन आयन और ऋण आयन होते हैं जो कि गति करते हैं, और उनकी गति के कारण इसके अंदर करंट सप्लाई होता है। तो सेल के अंदर भी धारा होती है, और जब सेल को किसी बाहर वाले परिपथ में लगाते हैं तो बाहर भी धारा बहती है। तो जब धारा बाहर बहती है तो जो प्रतिरोध है वो उस बाहर वाले परिपथ का प्रतिरोध है। लेकिन सेल के अंदर जो धारा सप्लाई हो रही है, उस अंदर बहने वाली धारा में बाहर वाले प्रतिरोध से कोई लेन देन नहीं है। तो इसके अंदर धारा के मार्ग में जो रुकावट है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो डेफिनेशन इस प्रकार है, सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा, विद्युत अपघट्य मतलब ये चालक द्रव जो इसके अंदर था जिसमें ये आयन थे जिनकी गति के कारण, बहने के कारण धारा बहती है। फ्रेंड्स, विद्युत अपघट्य में जो आवेश का प्रवाह है, जो आवेश वाहक हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। जबकि जो चालक होते हैं उसमें आवेश का प्रवाह जिन आवेश वाहकों के कारण होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन है, जिनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यदि पूछा जाए किसी चालक में आवेश वाहक कौन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन विद्युत अपघट्य में आवेश वाहक कौन है? तो विद्युत अपघट्य में आवेश वाहक दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब आप जानते हैं प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से दिखाते थे, इसको कुछ अलग दिखाना पड़ेगा, इसलिए इसको स्मॉल आर से दिखाया जाता है। अब इसका संकेत कैसे समझें? तो ये सेल है, सेल के बगल में जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो उसका आंतरिक प्रतिरोध है, स्मॉल आर। अब इससे हम परिपथ बनाते तो बाहर जो प्रतिरोध लगाते वो बाहर वाले परिपथ का प्रतिरोध होता कैपिटल आर। तो आप समझ गए होंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या मतलब है। तो अब आप कंफ्यूज मत होना, जब भी आंतरिक प्रतिरोध की बात होगी तो सेल के अंदर उपस्थित प्रतिरोध की बात होगी, और जब केवल प्रतिरोध की बात होगी या बाह्य प्रतिरोध की बात होगी तो वो उस परिपथ के प्रतिरोध की बात होगी। तो आंतरिक प्रतिरोध का मतलब सेल के अंदर की बात, ये इसका इंटरनल मैटर है। तो बाह्य प्रतिरोध मतलब उस परिपथ का प्रतिरोध। तो आज हम किसको पढ़ रहे हैं? सेल के अंदर के प्रतिरोध को। तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं।
अब है चूंकि ये भी प्रतिरोध, तो इसका वही ऐसा ही मात्रक जो उस प्रतिरोध का था, ओम, यहाँ भी ओम, विमी सूत्र वहां जो था वो यहाँ है, Ml2 T-3 A-2। अब जैसे आपने चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे, मतलब आप आवश्यकता अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, वैसे ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इसको भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जिनको परिवर्तित करके हम इस इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू को परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो पहला कारक है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो फ्रेंड्स यहां से अब आप समझना, जैसे ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव आयंस को। नेगेटिव किसको करेगा? पॉजिटिव आयंस को। तो ये नेगेटिव आयंस इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होंगे और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होंगे। तो इन्हीं आयनों के प्रवाह के कारण हमको धारा मिलेगी। तो अब जो धारा हमको मिल रही है वो इन आयनों के प्रवाह के कारण है। तो इनके प्रवाह में, इनके बहने में, इनकी गति में जो रुकावट होगी वो आंतरिक प्रतिरोध होगी। तो यहाँ पर पहला कारक हमने लिया है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो अब अगर इन इलेक्ट्रोडों को हम और काफी दूर कर दें तो ये जो आयंस अभी इसके पास जल्दी जल्दी पहुंच रहे थे वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे, तो समय ज्यादा लेंगे। यदि समय ज्यादा लेंगे तो इसका मतलब जो धारा हमको अभी इनके पास पास होने से मिल रही थी, जब इनको दूर दूर करेंगे तो धारा हमको उतनी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। तो अगर धारा कम हो गई इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ गया है। तो यदि हमने इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी है तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा कारक है अपघट्ट में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड, इसका कुछ भाग ये बाहर है और कुछ भाग अंदर है। तो आप ये जो अंदर वाला भाग है यदि इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, मतलब इसको और मोटा कर दें या इसको और अंदर दबा दें, तो इसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझिए आप धारा कैसे मिल रही थी। ये जो आयंस हैं ये आकर इस इलेक्ट्रोड पर पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे और आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यदि आपने इस इलेक्ट्रोड को पतला बना दिया, इसका क्षेत्रफल कम कर दिया, तो जैसे ही कोई ये आयन इस पर आके चिपकेगा तो जो जैसे एक पॉजिटिव आयन इस पर आकर चिपक गया, तो अब एक नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यदि एक नेगेटिव आयन इस पर आकर चिपक जाएगा तो ये तो पॉजिटिव है, ये और नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो नेगेटिव आयन आ गया है वो दूसरे नेगेटिव को अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, वो तो करेगा प्रतिकर्षित। तो अब अगर केवल इसके पास एक ही सीट है और उस पर एक नेगेटिव आयन बैठ चुका है तो फिर वो दूसरे वाले को कहाँ बैठने देगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मतलब इसका या तो हम आकार बढ़ा दें, क्षेत्रफल बढ़ा दें, इसको और मोटा कर दें ताकि 1, 2, 4, 10, 15 सब इस पर आगे चिपक जाएं, या इसको और ज्यादा डुबा दें। तो दोनों ही स्थिति में इसमें डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल यदि बढ़ जाएगा तो अभी जितने आयन इस तक पहुंच रहे हैं उससे और ज्यादा आयन इस पर पहुंचेंगे। इसका मतलब आयन ज्यादा पहुंचेंगे, धारा ज्यादा मिलेगी। यदि धारा ज्यादा मिलेगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यही है अपघट्ट में इलेक्ट्रोडों के जो डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल है, यदि हम उस क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है, कम हो जाता है। अगला है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है फ्रेंड्स गाढ़ापन। तो आपने देखा ये जो विद्युत अपघट्ट है इसमें ये जो आयन की गति है, यही गति के कारण ही तो धारा मिल रही है ना। तो यदि हम इसको और ज्यादा गाढ़ा कर देंगे तो इनकी गति कम हो जाएगी और इसको तनु पतला कर देंगे तो गति ज्यादा होगी। तो यदि हमने उसको गाढ़ा कर दिया, इनकी गति कम हो गई तो धारा कम हो गई, मतलब प्रतिरोध बढ़ गया। तो विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध
बढ़ जाता है। अगला है विद्युत अपघट्ट के ताप पर। तो आप जब ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इनकी गति बढ़ेगी, या हम ऐसे कहें ताप बढ़ाने से जो उनका गाढ़ापन है, जो उनकी सांद्रता है, वो घट जाएगी। जैसे आपने देखा है चाशनी, हम जानते हैं चाशनी को गर्म, जब चाशनी गाढ़ी हो जाती है गर्म कर देते हैं ना, पिघल जाती है। ऐसे ही ये जो उनका गाढ़ापन है, जैसे ही जब आप इसको गर्म करेंगे ये पिघलेंगे, मतलब तनु हो जाएंगे। हाँ, तो इनकी गति बढ़ जाएगी। जब गति बढ़ जाएगी तो धारा भी बढ़ जाएगी, और यदि धारा बढ़ती है इसका मतलब प्रतिरोध कम हो रहा है, घट रहा है। तो विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। फ्रेंड्स, आपने इस चीज को व्यवहार में भी देखा है। ये जो सेल या बैटरी है, ये हमारी व्हीकल, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, इन सब में भी लगती है। और जब आप कार को स्टार्ट करते हैं या अपनी मोटरसाइकिल को, स्कूटी को स्टार्ट करते हैं, तो इस बैटरी की हमको काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। तो आपने देखा होगा जब सर्दियों का मौसम होता है या हम काफ़ी समय तक यूज़ नहीं करते हैं अपनी गाड़ी का, तो फिर वो देर में स्टार्ट होती है। और जब गर्मियों का मौसम होता है तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है जिसके कारण सर्दियों में आपकी जो बाइक है, जो स्कूटी है, वो स्टार्ट होने में समय लेती है, स्टार्ट नहीं हो पाती, और जबकि वही गर्मियों के मौसम में जल्दी स्टार्ट होती है। तो सर्दियों और गर्मियों में किस चीज़ का अंतर है? यही टेम्परेचर का। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने से उस बैटरी के विद्युत अपघट्ट का ताप कम हो जाता है, तो ताप कम होने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और वो धारा हमको नहीं मिल पाती। इसलिए हमारी स्कूटी या हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती है। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो ताप ज़्यादा होता है, ताप ज़्यादा होने से क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है और हमको करंट ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आपने देखा कि क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको सेल से ही संबंधित एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, जिसको कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। फ्रेंड्स, इंतजार कीजिए नेक्स्ट टॉपिक का। बहुत मन लगाकर पढ़ें। नमस्कार।